नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार की परफॉर्मेंस या कामकाज जैसा भी हो, लेकिन एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि इन दोनों लोगों को, जी हाँ, गुजरात लॉबी को चुनाव जीतना आता है। अब तिगड़म जो भी हो, खेल जो भी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत से कोई ना कोई चुनाव जीत ही लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो ताज़ा बाई इलेक्शन के जो नतीजे हैं, इसमें सिर्फ 2 सीटें ही बीजेपी के खाते में जा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो 2 की जगह 4 सीट जीत ली। बिहार में गोपालगंज भी जीत लिया और उड़ीसा में बीजू जनता दल नवीन पटनायक के किले से भी 1 सीट हासिल कर ली। अब बिहार में यूं तो नीतीश कुमार और तेजस्वी का जो प्रदर्शन है ठीक ही ठाक है, क्योंकि 2 में से 1 सीट जो वो हारे हैं, गोपालगंज, वो बहुत स्लेंडर मार्जिन से हार है और वहाँ पर जो बड़ा खेल है वो ओवैसी साहब ने और मायावती ने किया है। और जाहिर तौर पर खेल के पीछे आप जानते हैं क्या है। और जहाँ जब ज़रूरत पड़ती है बीजेपी की इस बी टीम को, तो वो अपना खेल दिखा देती है। तो मैं गोपालगंज पर नहीं जाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जो वाकई विपक्ष की आज की तारीख में दुखती रग है। और उत्तर प्रदेश की बात इसलिए, सबसे बड़ा स्टेट है, यहां मोदी जीते तो जीते, यहां हारे तो हारे। और यहीं उत्तर प्रदेश में बार बार लगातार विपक्ष की हार हो रही है। आजमगढ़ हार गए, जो उनकी पार्लियामेंट्री सीट थी अखिलेश यादव की बाई इलेक्शन में, और रामपुर आजम खान के हाथ से पहली बार चला गया। और तीसरी बार गोला जो बाई इलेक्शन है वो भी हार गई समाजवादी पार्टी, यानी विपक्ष, जहां इस बार कोई और कैंडिडेट नहीं था विपक्ष का। ये जो हैट्रिक है हार की, दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है 2024 के फाइनल को लेकर। और आज मैं इसकी जड़ में जाऊंगा, खुलासे होंगे, अशोक वानखेड़े करेंगे, बिहार पर भी बात होगी और अभिषेक रहेंगे। लेकिन इन दोनों के खुलासे से पहले चंद मिनट, बस आप यूं कहिए कुछ सेकंड मुझे चाहिए आपसे। अब ये जो, अगर आप सीट देखें उत्तर प्रदेश की, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर में का ये हिस्सा है, और इसी लखीमपुर से, यहीं से अजय मिश्र टेनी, ये साहब जो हैं वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हैं, जीते, अमित शाह के सबसे खास आदमी हैं। इनके बेटे पर आरोप लगा था कि उन्होंने थार जीप किसानों पर चढ़ा दी थी, और भी कई आरोप हैं, गंभीर किस्म के आरोप हैं टेनी साहब पे, और माहौल बड़ा ख़राब है बीजेपी का वहाँ। लेकिन बावजूद उसके विपक्ष वहाँ बहुत कुछ कर नहीं पाया। और अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन विनय तिवारी, जो समाजवादी पार्टी से, उनका नहीं। हालांकि विनय तिवारी 2012 में जीते थे, और अगर आप पिछले आंकड़े देखेंगे तो लगातार उनका वोट शेयर कहीं ना कहीं बढ़ा भी है, 37 से वो 40% पहुंच गए। लेकिन जो एक पुश चाहिए था वहाँ पर, अगर अखिलेश पहुँचते या वहाँ पर ठीक ठाक एक तरह से कैंपेन होता, तो बाजी पलट भी सकते थे विनय तिवारी। और अगर ये बाजी पलट देते तो कहीं ना कहीं रामपुर और आजमगढ़ की हार का हिसाब हो जाता। अब एक ग्राफिक्स और देख लीजिए, ये बिहार गोपालगंज की सीट है और यहाँ पर आपको बीएसपी लड़ते हुए दिखेगी। वो बीएसपी, वो मायावती जो उत्तर प्रदेश में नहीं चुनाव लड़ रही हैं, बिहार जाके लड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के बिहार पहुँच गई, और साथ ही साथ गुजरात से भागकर बिहार आ गए ओवैसी साहब, और यहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट उतारा, और ओवैसी साहब 12,000 मुस्लिमों का वोट काट दिया, और कहीं ना कहीं बीएसपी ने भी खेल किया। और ये जो दोनों हैं, बीएसपी और एमआईएम, जिनको कहना नहीं चाहिए लेकिन लोग कहते हैं कि ये बी टीम है बीजेपी की, इन दोनों ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका दिया है तेजस्वी को और नीतीश को। हालांकि बीएसपी और एमआईएम अगर आपकी वोट काटने वाली मशीन हो, उसके बीच में से फिर भी 68,000 वोट लिया है, और जो मार्जिन है 1700 के आसपास वोट से हारे हैं। कुल मिलाकर ग्रेस मार्क्स में देना चाहूँगा, लेकिन फिर बिहार पे भी बात होगी। अब जाहिर तौर पर आप सुनना चाह रहे हैं अशोक वानखेड़े को और उनका असेसमेंट और खुलासे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम यूपी पे बात करेंगे, बिहार पे बात करेंगे, और हम विपक्ष की उस ताकत की भी बात करेंगे
जहां मोदी और शाह और बीजेपी और धन्ना सेठ और कॉरपोरेट सबने सारी ताकत झोंक दी, लेकिन मुंबई नहीं जीत पाए। पहला सवाल वानखेड़े साहब आपसे है। हमने देखा कि कुछ सीटें जो विपक्ष जीत सकती थी, ऐसा लगा जैसे कोई मछली हो हाथ में आके और फिसल जाए, भुनी मछली फिसल जाए, इस तरह से हुआ है। कहीं ना कहीं एक स्लैकनेस दिखती है विपक्ष में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कैजुअल अप्रोच है, खासकर बिहार में, यूपी में ऐसा दिखता है। आपका क्या कहना है? ये विपक्ष में यदि मैं देखूं तो मैं ये नहीं मानता कि पूरा विपक्ष इसको सीरियसली नहीं ले रहा था। मैं बाकी राज्यों पे भी आऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में यदि देखा जाए तो मैं नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को इसका विलन मानता। जो यूपी की सीट हारे हैं, अखिलेश यादव विनय तिवारी वाली सीट जिसका आप जिक्र करते हैं, वो सीट टेनी महाराज की कॉन्स्टिट्यूंसी में है, ऐसा जिक्र भी आपने किया था। तो टेनी जी। महाराज की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इतना विद्रोह हुआ था, उसके बाद वह विधानसभा में भी नतीजे अच्छे ही आए थे। इसके बावजूद ये सीट मिल सकती थी समाजवादी पार्टी को, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पे 30,000 वोटों से हारी है। मतलब अभी तक जितने चुनाव बाई इलेक्शन में मुझे लगता है सबसे ज्यादा मार्जिन यदि हार का कोई है तो ये यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, जबकि यहाँ होना नहीं चाहिए था। हो सकता है, मैं मानता हूं कि 10, 1200, 1500, 2000 वोट से जब हार जीत होती है तो ये हार जीत नहीं मानता हूं, इसको फोटो फिनिश मानता हूं मैं। ये दोनों ताकत से लड़े तो बस एक आध गांव का फर्क पड़ता है और आप इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन 30,000 की शर्मनाक हार इसलिए भी हुई क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें अखिलेश यादव ने कोई ताकत झोंकी है। मात्र उम्मीदवार देने से और मात्र अपने ट्वीट करने से और सोशल मीडिया पे एक्टिव होने से और सिंबल देने से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव कैसे जीते जाते हैं? क्योंकि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसे सशक्त पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर निगम के इलेक्शन हो, कारपोरेशन के, आपने देखा हैदराबाद कारपोरेशन का इलेक्शन इन्होंने एक लोकसभा जैसे लड़ा। उसके बाद विधानसभा का बाई इलेक्शन हो, आपने देखा। आप हिमाचल जैसे छोटे राज्य में विधानसभा के चुनाव में यदि किसी इंडिपेंडेंट को नीचे बिठाना होता है तो प्रधानमंत्री आवास से प्रधानमंत्री खुद फोन करते हैं उसको कि आप यदि विड्रॉ कर लेंगे तो ये देश के लिए हित में होगा। क्या इतना माइक्रो लेवल पे ये लोग काम करने के आदी हैं? आपको 144 वोट मिल गए विधानसभा में, इससे इसी में आप अभी तक मंत्रमुग्ध हुए हैं। 2024 का कोई मेहनत नहीं करते। ये जो बाई इलेक्शन 7 राज्यों में, जो 7 सीटों पे जो 6 राज्यों के इलेक्शन थे, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का एक लिटमस टेस्ट था। कहीं ना कहीं एक जो पेपर टेस्ट लेते हैं हम बीच बीच में, जैसा चावल का दाना, चावल पका है कि नहीं देखने के लिए एक हाथ दाना उठाते हैं, वैसे ये बाई इलेक्शन था। क्या यूपी में यदि बीजेपी ताकत से लड़े तो वापस आ सकती है? क्या बिहार में आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड इकट्ठा हो गए तो वाकई दिल से लड़ सकते हैं क्या? ये उन्होंने एक प्रयास किया और ये जब लिटमस टेस्ट उन्होंने देखा तो उसमें वो पास हो गए। उन्होंने देखा कि जी। यदि बिहार में नीतीश कुमार भी उतनी ही मेहनत करते जितनी आरजेडी करते। हालांकि बिहार में वो कह रहे हैं कि हम 40,000 का मार्जिन था, वो हम 1700 1800 पे ले आए। वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन उस मार्जिन पे भी आप निकल जाते थे। ओडिशा में जो सीट का जो हश्र हुआ, खासकर ओडिशा की यदि मैं बात करूं तो ओडिशा में जी। जो सीट थी वो जो धामनगर। एमएलए थे धामनगर की, जो चरण सेठी थे बीजेपी के, वो चुनाव उनकी मृत्यु हो गई थी और वो धाकड़ एमएलए थे और वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था। वहां पिछली बार करीब करीब मुझे लगता है 30-35 हजार वोटों से सेठी साहब जीते थे। लेकिन इस बार बीजेडी ने पूरे ताकत के साथ अपना उम्मीदवार उतारा और चरण सेठी के बेटे को भाजपा ने टिकट दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जहां मृत्यु हुई वहां या तो पत्नी को उतारा है या बेटे को उतारा है। ये मैं रेखांकित इसलिए कर रहा हूं कि ये परिवारवाद के खिलाफ जो खुल के बोलते हैं, इनके लिए भी परिवारवाद चुनाव जीतने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जी। मैं आऊंगा भाऊ, मैं बिहार चलता हूं। अभिषेक, बिहार में मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटें ऐसे लग रही थी कि जैसे बिहार आराम से जीत जाएगी, क्योंकि नीतीश बाबू की यानी जेडीयू और आरजेडी की केमिस्ट्री ऐसी है, मैथमेटिक्स ऐसी है कि अमित शाह के होश उड़े हुए थे। और हमने देखा कि 1600-1700 से आखिर में गोपालगंज हार गए। और हमने ये भी देखा कि वहां पर खुलेआम शहाबुद्दीन की बीवी से बात हो रही है, ओवैसी साहब के लोगों की। ओवैसी साहब को सपोर्ट मिल गया शहाबुद्दीन का। उधर साधु यादव को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे दिया। कुल मिलाकर अमित शाह ने दिल्ली में बैठे बैठे गणित खेली और ये सीट हाथ से निकल गई। और हमने ये भी देखा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वो वहां पर गए नहीं। तो ये आपको क्या लगता है कि इसकी इस हार से एक तो मैसेज क्या गया और इस हार का असली कारण क्या है?
दीपक जी देखिए, ये आज की तारीख में नहीं कह सकते हम कि अमित शाह ने गणित खेली इस वजह से गोपालगंज की सीट निकल गई है। गोपालगंज की सीट 4 बार से भाजपा जीत रही थी, और आज की तारीख में आप इतना ही कह सकते हैं कि शहाबुद्दीन परिवार को इग्नोर करना तेजस्वी यादव पर भारी पड़ा है। तेजस्वी यादव एक परसेप्शन बिल्डिंग में लगे हुए थे कि हमारी छवि अपने पिताजी से कुछ अलग बने, लोगों के बीच ये परसेप्शन बने कि हम बाहुबलियों को या बाहुबलियों के परिवार को एकोमोडेट करके नहीं चलते हैं। जबकि सब जानते हैं कि सिवान और गोपालगंज इलाके के माइनॉरिटी वोटर पर किस हद तक शहाबुद्दीन परिवार का पकड़ है। एक बार भी मंच पर यदि हिना साहब दिख जाती तो सवाल ही नहीं था कि यह सीट हार जाती। ओवैसी फैक्टर नहीं था। ओवैसी के कैंडिडेट का सिर्फ सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस इतना था कि वो मुस्लिम राजनीति करने वाली पार्टी का एक कैंडिडेट है, लेकिन उसको वोट जो मिला वो हिना साहब के इशारे पे मिला हुआ वोट बताया जा रहा है। गोपालगंज की बात, एक चीज और आप ध्यान रखिए, 1.25 लाख के करीब वहां पर अपर कास्ट और वैश्य समाज के वोटर है। 70,000 भारतीय जनता पार्टी को पोल हुआ है। पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा नहीं हुआ है। पिछली बार 78,000 पोल हुआ था, 36,000 से भाजपा जीती थी। इस बार 1794 वोटों से जीती है। नीतीश कुमार के पूरे वोट लगभग भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी वोटों में बंटवारे से हारी है, और वो बंटवारा ओवैसी ने नहीं किया है। वो बंटवारा वहां की स्थानीय पॉलिटिक्स ने किया है, शहाबुद्दीन परिवार की नाराजगी ने किया है। आप कैसे कर सकते हैं कि नीतीश कुमार ठीक है नहीं गए गोपालगंज, नीतीश कुमार के जो वोट थे उन्हें मिले हैं। पिछली बार नंबर 2 पर बसपा थी। साधु यादव, लालू यादव के साले बसपा कैंडिडेट खुद थे, जिनकी वाइफ अभी इस बार चुनाव लड़ रही थी बसपा से। उन्हें 42,000 वोट मिले, अब की 8,500 मिले हैं। तो यादव वोटरों की गोलबंदी हुई है। नॉन यादव ओबीसी वोट जो नीतीश कुमार के साथ माने जाते हैं उनकी गोलबंदी हुई है। छिटका कौन है? छिटका है माइनॉरिटी वोटर। साधु यादव के जिन वोटों को आप कह रहे हैं, अगर लैम्प पोस्ट भी वहां चुनाव लड़ रहा था साधु यादव की पत्नी की जगह, तो भी बसपा के वोट बसपा के कैंडिडेट को मिलते। 6-7 हजार वोट तो बसपा को बिहार में लगभग हर सीट पे मिल जाते हैं यदि बसपा चुनाव लड़ती है तो। फैक्टर वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही था कि शहाबुद्दीन परिवार का इग्नोरेंस, जिसने नहीं, लेकिन इस इसको चुनाव मैनेज को नहीं कर पाए ना, इसको मैनेज नहीं कर पाई। या तो ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या कैजुअल अप्रोच, क्या माने इसको? इसको कैजुअल अप्रोच ही मानना बेहतर होगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मान सकते। क्योंकि उनको लग रहा था तेजस्वी यादव को कि जब भाजपा से सीधी लड़ाई है तो माइनॉरिटी जाएंगे कहां, वो किसी भी सूरत में नाराज भी होंगे तो आकर वोट दे देंगे। जबकि माइनॉरिटी को अब दिख रहा था कि नीतीश कुमार और लालू यादव साथ में है, लोकसभा चुनाव आगे है, या जो भी अगला चुनाव है वहां तो हम दिखाएंगे ही, इस चुनाव में सबक देना ज्यादा जरूरी है। उनको दिख रहा था कि 160 से ऊपर सीटें विधानसभा में तो सरकार के अभिषेक, स्तर की मैसेज क्या है, मैसेज किया गया फिर इस पूरे इस हार से गोपालगंज की? इस हार से मैसेज यही गया है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को टेक फॉर ग्रांटेड लेना ये खतरे से खाली नहीं है। दूसरी चीज, बिना जमीन पर मेहनत किए सोसाइटी के एक एक सेक्शन को जोड़े बिना जो जहां प्रभावी है उसको आपको साथ लेकर चलना होगा। अखिलेश यादव के लिए भी यही मैसेज है, शिवपाल सिंह यादव और बाकी जो लोग हैं जो जमीनी राजनीति समझते हैं, जो गुणागणित समझते हैं, उनको साथ लेकर चलना होगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि जहां पर विपक्ष बहुत स्ट्रांग है वहां पर वो बीजेपी को हरा दे रही, जैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को ध्वस्त किया। लेकिन जहां विपक्ष कमजोर है वहां बीजेपी आसानी से जीत रही है। तो ये विपक्ष के कुछ लोग कमजोर रहेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ नहीं मेहनत करेंगे, इसका नतीजा 2024 में क्या होगा? तो विपक्ष को क्या करना चाहिए? दो नहीं, मैं विपक्ष कमजोर नहीं मानता दीपक जी, आलसी हो गए हैं कुछ लोग। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझते हैं और उनके सामने उसी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं। चाहे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी हो, चाहे तेलंगाना टीएसआर हो, ये उसी ताकत के साथ लड़े और उन्होंने अपनी सीटें बचा ली। नहीं तो गोपाल रेड्डी की सीट तो गई थी, क्योंकि वो तो धनाढ्य सीट थे, तब भी टीसीआर, तब तो कांग्रेस के साथ कांग्रेस की सीट पर लड़े थे और जीते हुआ उम्मीदवार था। उन्हें इतना गुमान था अपने पैसे पे और अपने पॉपुलैरिटी पे कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के इस्तीफा देके फिर से चुनाव में उतरे। उनको लगा यहां से फिर जीत जाएंगे हम। लेकिन केसीआर ने दिखा दिया कि जब मैंने कह दिया कि अब कमल को जगह नहीं होगी तो नहीं होगी। अब मेरे यहाँ कीचड़ नहीं होगा जहां कमल खिलेगा, साफ सुथरी जमीन होगी। वैसे भी वो अच्छे पानी के, पीने वाले पानी की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, और पीने का पानी पूरे घर में, नल का पीने वाला पानी एक ही राज्य है पूरे घर में नल से देता है, वो तेलंगाना है। तो उन्होंने तो बिल्कुल अपना फोर्ट रख लिया।
यहाँ पे बीजेडी ने जरूर बीजेपी के गढ़ में सेंध मारी। वहां उन्होंने ये तो टैली इस लायक तो बना दी कि 70,000 वोट बीजेपी को मिले और 62,000, 8,000 की जीत है। वो जीत भी 8,000 की नहीं होती यदि 8,000 वोट उनका रेबल कैंडिडेट नहीं लेता। लेकिन बीजेडी ये पहली बार इतनी ताकत के साथ उतरी है बीजेपी के गढ़ में। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है ये सीट। और बीजेपी ने फिर परिवारवाद का विरोध करते हुए, परिवारवाद को गाली देते हुए, लेकिन भाऊ बीजेपी ने फिर मुझे जो डर लग रहा है, सेठी के बेटे को उतारा। मैं मान गया कि ठाकरे अच्छी तरह से लड़ेंगे, शरद पवार के साथ लड़ेंगे, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी की मार्जिन को रिड्यूस करेंगे। केसीआर और केटीआर भी मजबूती से तेलंगाना में लड़ेंगे और बीजेपी को चलिए हरा देते हैं 2024 में, कुछ सीटें वो भी कम करेंगे। लेकिन जो थोक के भाव, जो होलसेल सीट्स हैं, थोक के भाव टोकरी भर के, वो तो उत्तर प्रदेश में है, जहां से बीजेपी स्वीप कर रही है 2014 में, 19 में। तो अगर ये गोलपोस्ट खुला रह गया, ये किला का दरवाजा कमजोर रहा, तो इस किले से ही फिर मोदी फिर पहुंच जाएंगे दिल्ली। तो अखिलेश के ऊपर कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 80 सीटें हैं, ऑलमोस्ट 100। 16 महीने और देश अखिलेश की तरफ देख रहा है। और मैं देश अखिलेश की तरफ इसलिए देख रहा बोल रहा हूँ दीपक जी, मैं लगातार भ्रमण पे हूं। मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, मैं तेलंगाना हूं, मैं उड़ीसा हूं, मैं आज राजस्थान हूं। आम आदमी से बात करता हूं। आम आदमी केंद्र सरकार की नीतियों से त्रस्त है, बदहवास है, उसे समझ ही नहीं रहा क्या हो रहा है। वो एक देवदूत ढूंढ रहा है। इसलिए ये बाई इलेक्शन, मैं बीकानेर में बैठा हूं, जिस बीकानेर को इस बाई इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान चर्चा हो की रही सीट है। भी नहीं है, लेकिन चर्चा हो रही है। और चर्चा हो रही है तो यूपी की हो रही है, चर्चा बिहार की भी नहीं हो रही है। बिहार में तो 1700 मार्जिन मानते नहीं लोग, 1700 मार्जिन तो हो जाता है इधर उधर, लेकिन 30,000 का मार्जिन विनय तिवारी का, इसकी चर्चा सब दूर हो रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अखिलेश को सुधरना होगा। अखिलेश कितना सुधर पाते हैं ये उसको तरफ देखना होगा। नहीं तो आम आदमी पार्टी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वहां फिर से ताकत से उतर के अखिलेश का वोट शेयर खा सकते हैं। क्योंकि यदि बीएसपी ने बीजेपी के साथ पैक्ट किया, बीजेपी ने आपका वोट शेयर अखिलेश को दे दिया, वो इसको बीजेपी को दे दिया, और अखिलेश का वोट शेयर अखिलेश मेंटेन नहीं कर पाए, तो कोई दूसरा तो आके उस थाली में हाथ मारेगा। कांग्रेस वहां मरणासन्न स्थिति में है। ऐसे में यदि आम आदमी पार्टी खेल कर गई तो वहां और अखिलेश के लिए बुरा होगा। अखिलेश को अपना वजूद बचाने के लिए, छोड़ दीजिए अब देश की चिंता, छोड़ दीजिए बीजेपी का क्या होगा, अखिलेश को यदि अपना वजूद बचाना है तो अखिलेश को पूरे ताकत के साथ रणनीति तय करनी होगी। हर छोटा सा छोटा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा, हर चीज को कैश करना होगा। और यदि आप नहीं कर पाते तो फिर आपको राजनीति करने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये मुझे बताइए कि अब विपक्ष को क्या करना चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2024 के बाद अगर मोदी और अमित शाह वापस सत्ता में आए तो क्या भाऊ, जो आपकी आरएसएस से बात हो रही है, बीजेपी के थिंक टैंक से बात हो रही है, ये लोग क्या पारिवारिक पार्टियों को जीने देंगे? आपको नहीं लगता है कि जो हाल इन्होंने बाकी रीजनल पार्टी का किया वो उत्तर प्रदेश में भी करेंगे? सवाल वो नहीं है, रीजनल पार्टी का तो नंबर बाद में आएगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जिनका नंबर पहले आएगा। 2024 में फिर से सत्ता में वापस उसी ताकत के साथ आने के मायने हैं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में जितने कैबिनेट मंत्री है उनमें से सबको, कईयों को जेल जाना पड़ेगा, जो अभी थोड़े से मुखर होकर बात करते हैं। राजनाथ सिंह से लेकर गडकरी के लिए आने वाला समय संकट का हो जाएगा। रीजनल पार्टी तो छोड़ दीजिए, वो तो जाना ही है। तो रीजनल पार्टी फिर क्या करे संघ 2024 का से क्या पहले? करना? 2024 के पहले जो लोग अपने औकात, अपनी फौज संभालते हैं, क्या ममता ने चुनाव लड़के दिखा नहीं दिया कि एक शेरनी जब दहाड़ती है तो कईयों को भगा देती है? क्या आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में भगा नहीं रही है?
सब उनके हथकंडे फेल नहीं कर रही है? क्या महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद भी वो सरकार इस असहज स्थिति में पहुंच गई है कि आज कैबिनेट का एक्सपांशन करने में डर रहे हैं कि सरकार गिर नहीं जाए? वो मेरा अंतिम सवाल आपसे है, समय भी हो रहा है। ये जो मोदी और शाह की राजनीति है, गवर्नेंस पे ध्यान कम है, सरकार पे ध्यान कम है, नीतियों पे ध्यान कम है, निर्यात पे ध्यान कम है, ध्यान 24 घंटे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर है, चुनावी राजनीति पर है कि किसी कीमत पर चुनाव को जीतना है, जोड़ तोड़ जो भी हो। इस राजनीति की, ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, चुनावी राजनीति है मोदी और शाह की, इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ यही है कि सारे विपक्षी दलों को भी उस फॉर्मेट पे उतरना होगा। देखिए दीपक जी, यदि किसी को अच्छा गवर्नेंस करना है, किसी को देश का विकास करना है, महंगाई कम करना है, बेरोजगारी कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, डॉलर की लेवल में रुपए को उठाना है, ये सारी चीजें करने के लिए आपको भाषण देने से काम नहीं होंगे, क्रिटिसाइज करने से काम नहीं होगा। आपको सत्ता में वहां बैठ के ये चीजें करनी होगी। और सत्ता पे बैठने के लिए आपको सत्ता में आना है, तो आप जिस जो आपका प्रतिद्वंदी है, उस प्रतिद्वंदी की चालों का उत्तर उसी चाल से देना होगा। यदि टेनी महाराज चल जाते हैं उत्तर प्रदेश में उनको, तो फिर गोपालगंज में आरजेडी को शहाबुद्दीन से परहेज नहीं करना चाहिए था। शहाबुद्दीन को साथ में रखते तो शायद आज परिवार को उनके पास होती, उनके परिवार को साथ में रखते तो आज सीट उनकी होती। जब बीजेपी दागी लोगों से परहेज नहीं करती, तो आप क्यों परहेज करते हो? क्योंकि अल्टीमेटली बीजेपी को वोट अपनी सीटें बढ़ानी है, वो तो ऐसे दागियों को भरोसे बढ़ाएंगे। तो बीजेपी ने जब बोल दिया कि ये दागी लोगों के साथ है, तो आप क्यों डर जाते हो? बीजेपी कौन सी दूध की धुली है? बीजेपी परिवारवाद की बात करते तो आप, जेल का जो डर है, जेल तो जाना ही होगा। जेल देखो, जो डर गया वो मर गया, शोले फिल्म का डायलॉग है। तो जो डर गया सो मर गया, और जो लड़ गया तो तर गया। जी। आप हार जाओगे तो भी जेल जाओगे, आप जीत जाओगे तो जेल में डालने के लिए 3 बार सोचेंगे। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के बारे में, सोरेन साहब के बारे में हल्ला गुल्ला हो रहा है, अभी हाथ डालने की हिम्मत नहीं हो रही। उद्धव ठाकरे को भी हाथ नहीं डाल पा रहे। अब दोस्तों, आज बहुत कुछ बोल गए अशोक वानखेड़े, आग उगल दी उन्होंने, और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश भी थी। लेकिन मेरा मानना है कि अखिलेश यादव आज की तारीख में एक थिंकिंग माइंड है, सोचते हैं और गवर्नेंस के बारे में फोकस है, और कहीं ना कहीं राजनीति भी समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको इंस्पिरेशन ड्रॉ करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे से, आदित्य ठाकरे से, जिन्होंने सारी बाजी हारने के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से पोजीशन ली है उद्धव ठाकरे ने और आदित्य ठाकरे ने, कि बीजेपी को मैदान छोड़ना पड़ गया मुंबई में। मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेहनत और कहीं ना कहीं एक डिटर्मिनेशन, वो एक उसकी ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो सारा दारोमदार है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि कांग्रेस यूपी में है नहीं, मायावती का आप हाल जान ही रहे हैं कि बिहार में चुनाव लड़ रही है यूपी छोड़ के। कंधों पर सारा जो बोझ है वो अखिलेश यादव पर है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के दिमाग में भी ये चीज़ चल रही होगी कि 2024 का फाइनल, उसके अगर कोई धोनी है तो फिर यही है। तो अब वो धोनी वाली बैटिंग करते हैं नहीं करते हैं, अभी भी वक्त है, 16-17 महीने हैं, और ऐसे में अगर फोकस्ड होकर अखिलेश आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का काडर है, या फिर उत्तर भारत में जो विपक्ष की राजनीति है जो थोड़ी सी हल्की सी बिखर रही है, दक्षिण भारत और मध्य भारत की अगर हम तुलना करें, तो कोई ना कोई उसमें एक चेंज आएगा। बहरहाल आज इतना ही। आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कहें कि वो सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोटर है उसको पता रहे कि हाँ, एक उम्मीद अभी है, अगर विपक्ष थोड़ा सा डिटर्मिन्ड होगा तो चीज़ें बदली जा सकती। तो बहरहाल आज यही था।
बेल आइकॉन क्लिक करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा और कमेंट्स जरूर लिख के भेजिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।